माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये वॉइस नोट लीगल से संबंधित कुछ जानकारियों के लिए और साथ ही साथ कंपनी के अगले लीगल के जो एक्शंस हैं उसके लिए, और लीगल में गए हुए शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स के लिए जिनको कुछ लोगों ने बिला वजह बरगला कर झूठ के आधार पर या किसी भी वजह से अपने स्वार्थ हित के लिए लोगों ने लीगल में इन्वॉल्व कर दिया। मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, और उसके बाद आप में से जो लोग लीगल पर गए हैं वो, और जो नहीं गए हैं वो सोच समझ करके और विवेक से काम लेंगे। क्योंकि जब कोई मामला आपस का होता है तो वहाँ पर बातें ऊपर नीचे चलती हैं, लेकिन जब कोई मामला लीगल में आ जाता है, और लीगल में खासकर जब हमारी जुडिशरी सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पे किसी भी तरह का स्टेटमेंट, किसी भी तरह का बयान या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स या किसी तरह का भी ऐसा कोई भी एक्ट जो लीगल को कहीं से क्रॉस करता हो, वो बिल्कुल अपने आप में वो भी एक जुर्म होता है। जिन बातों को मैं कहूँगा उन बातों को ध्यानपूर्वक पहले आप समझिएगा, और उसके बाद आप उन बातों का विश्लेषण करते हुए मैं आपको बताऊंगा, फिर उस पर आप अपने फैसले करिएगा। क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, नैतिक मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने सभी लोगों को, जो हमारे शाइन परिवार के लोग हैं, उन्हें मैं सही जानकारी दे सकूं। क्योंकि मेरी अक्सर ट्रेनिंग में भी, जब मैं ट्रेनिंग करता था सीआरएस, तो वहाँ लीगल पॉइंट्स रखता था। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया भी था, आज माननीय उच्च न्यायालय में हमारे केस की सुनवाई थी। मैं पहले बता देना चाहूँगा कि आखिरी बार जब सुनवाई हुई थी तो हम लोगों ने अपनी तरफ से भी एक रिट दायर करी थी, एक याचिका दायर करी थी, जिसमें हम लोगों ने भी प्रेयर किया था कि हमारी बातों को सुना जाए, और जो भी चीज़ें हमारे साथ, हमने उसको पूरा उसके अंदर विस्तार पूर्वक डाला था, पेपर के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ। उस याचिका को, जो लीडिंग याचिका थी इलाहाबाद के अंदर चल रही थी, उसके साथ क्लब करते हुए माननीय न्यायालय ने दो के दोनों याचिकाओं को एक साथ सुनने का आदेश दिया था। जिसमें काफ़ी समय के बाद, जब आज यानी जो दिन बीत गया, दिनांक 15 सॉरी दिनांक 16 सितंबर को जब उससे सुनवाई हुई, तो मैं आप लोगों को कोर्ट की कार्रवाई नहीं, बल्कि आप लोगों को मैं वो चीज़ बताना चाहूँगा जिसके आधार पर आप में से बहुत से लोग जो निरीह कस्टमर हैं वो अपनी बातों को और अपने फैसलों को कर सकेंगे। जैसा कि कई बार एक प्रोपगेंडे बनाए गए हैं, हमेशा से ये कहा गया है कि कंपनी 60,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गई, और इसे बाकायदा मीडिया में और न्यूज़ में डाला गया। और मैंने कई बार कहा कि आप इन प्रोपगेंडों पे ना जाएं, आप जरा एक कैलकुलेशन निकालें कि अगर कंपनी ने 7 साल तक काम किया और 60,000 करोड़ रुपए लेके भागने के लिए कंपनी को प्रति वर्ष कितना काम करना पड़ेगा, और प्रति वर्ष के बाद प्रति माह कितना काम करना पड़ेगा, प्रति माह के बाद प्रतिदिन कितना काम करना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों को आप हमारे अकाउंट से टैली कर सकते हैं। अगर मैं एवरेज 6 साल ले लूँ कि कुछ दिन फेस्टिवल के होते हैं, कुछ दिन छुट्टियों के होते हैं, कुछ दिन हमारे यहाँ पितृपक्ष और खरमास के होते हैं, तो 10,000 करोड़ एक साल का, यानी तकरीबन 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ एक साल का अगर है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए करीब करीब तकरीबन 800 से 900 करोड़ एक माह का। और अगर एक माह का 8 से 900 करोड़ है, तो आप खुद ये देख लीजिए कि प्रतिदिन का कितना है। तो अपने आप में फिगर आपके सामने आ जाएगा। अगर 900 करोड़ रुपए मैं मान लेता हूं, एवरेज में फिगर लेके चलता हूं, तो प्रतिदिन का जो एवरेज है वो करीब 30 करोड़ का। यानी अगर कंपनी का ऑफिस 12 घंटे खुलता है तो 30 करोड़ का मतलब 2.5 करोड़ रुपए प्रति घंटा। आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या ये संभव है? 60,000 करोड़ का आरोप हम पे लगाने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या ये संभव है? यानी कोई भी लॉजिक नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। मैंने एवरेज 6 साल लिया इसलिए क्योंकि 2013 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और 19 मई को कंपनी ने कायदे से लॉन्चिंग करी, और 2014 आते आते कंपनी का जो टर्नओवर था वो पहले वर्ष का बहुत नॉमिनल था, और 15 में कंपनी ने थोड़ा सा उठाव लेना शुरू किया था। उसके 16-17 कंपनी आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। तो मैं अगर 14 से 15, 15-16, 16-17, 17 से 18 और 18 से 19, 5 वर्ष मैं लेता हूं, और एक वर्ष मैंने बढ़ा भी लिया है। तो सबसे पहले तो आपको समझने वाली बात यह है
कि 600 करोड़ का जो 60,000 करोड़ का जो डाला गया क्लेम, जिस पर आज जब कोर्ट में बातचीत हुई, सुनवाई हुई, तो उसमें हमारे जो अपोजिशन यानी अगली पार्टी के विद्वान अधिवक्ता, उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी। तो हमारे अधिवक्ता ने जो है अपनी तरफ से बात पूछा कि ये 60,000 करोड़ का क्या कोई एविडेंस है, कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, या बात सिर्फ हवा में है? अगर साक्ष्य है तो हम इस बात को मान सकते हैं। तो पहला पॉइंट इस जगह पर था, और उस पॉइंट में जब माननीय न्यायाधीश ने सवाल किया कि इस पर कोई वर्किंग हुई है, क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक से कोई ट्रेल कहीं मिली होगी, कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो बाहर जा करके आप पता चला होगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक राहत का जो विषय है वो ये कि हम पर जो आरोप लगाए गए हैं कि 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ 60,000 करोड़, उसके लिए आज माननीय न्यायालय की तरफ से अपने आप हमारे इस सवाल को समर्थन मिला कि क्या कहीं से कोई ऐसा साक्ष्य सबूत है, अगर है तो उसे मंगा लिया जाए, उसको फिर मंगा लिया जाए। फिलहाल ये पॉइंट नंबर 1 कि जहां पर एक क्वेश्चन मार्क इस पर आकर खड़ा हो गया है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कई ऐसी एप्लीकेशंस दी गई हैं, पीआईएल दी गई हैं, जिसके अंदर कुछ लोगों ने सिर्फ केस को बड़ा करने के लिए, और ये लगा केस की पैरवी नहीं होगी क्योंकि उन बीच में केस की पैरवी नहीं हो रही थी, तो लगातार मतलब कुछ लोगों ने अपनी तरफ से अनाप शनाप फिगर डाल करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब मैं आपको ये बताऊं कि यदि ऐसा कोई करता है तो एक तरह से देखा जाए तो कानूनी गतिविधियों को बरगलाने की और उसके डायरेक्शन को डाइवर्ट करने का ऑफेंस होता है ये। यानी अपने आप में ये एक ऐसा, अगर हम इसके विरोध में अपनी तरफ से कोई एप्लीकेशन डालते हैं और इसका विरोध करते हैं कि ये हमें बदनाम करने का जानबूझ करके साजिश किएगा, तो जितनी भी इस तरह के एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर हम आपत्ति डाल सकते हैं। फिलहाल ये कंपनी का आगे क्या है, कंपनी जब लीगल आ रही है तो हर एक चीज़ पर कंपनी जा सकती है और जाएगी। इसके साथ साथ आज तक हमारे ऊपर सिर्फ आरोप लगते रहे, कभी हमारे किए काम की साबिशी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने भी सामने से आ करके हमें ये नहीं कहा या दुनिया को ये नहीं बताया कि हाँ उसकी लाइबिलिटी ख़त्म होगी, वो बहुत खुश है, या टीम ने लाइबिलिटी ख़त्म कर दी। हमने ऑलमोस्ट, अगर लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिहाज से देखा जाए तो अब तक जितनी हमारी साइटें हैं, मैं कानपुर से लेता हूँ, कानपुर पोलिस्टार 2, कानपुर पोलिस्टार 1 और गैलेक्सी, ये 3 साइटें मैं ले लेता हूँ। लखनऊ में हम आ जाते हैं तो लखनऊ में पैराडाइज गार्डन, आरआर रॉयल रेजिडेंसी जो पीछे का हमारी थी साइट। इसके अलावा आगे बढ़ लेते हैं तो हमारी जो है सॉलिटेयर सिटी, नेचर वैली, जेवियर सिटी, शाइन वैली, न्यू शाइन वैली, वैदिक विहार और वैदिक विहार 2-3, इन सब को अगर मिला लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो शाइन के नाम पर जो शाइन की ज़मीनों का इस्तेमाल करके लोगों ने मैं कह सकता हूँ सुल्तानपुर, शाइन को बरगला कर सुल्तानपुर, इसके बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर हमारी करीब तकरीबन 3-4 साइटें, यानी लोड स्टार हो गया आपका, जहाले 1 जहाले 2 हो गया आपका, और इसके साथ साथ हम आ जाते हैं जिडसवी आ जाते हैं, मांडा पे आ जाते हैं, और इसके अलावा जो हमारा कॉमर्शियल मॉल था उस पर हम आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मिर्ज़ापुर, माउंटेन हेवन, और इसके आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो वाराणसी में काशियाना, चंद्रक काशियाना और आपका राइस वेलवेट, और इसके साथ ही साथ एलीट काशियाना के भी कुछ अंश, और आगे जाते हैं अगर हम तो हम आ जाते हैं बिहार के अंदर, जहाँ पर आपने खुद देखा है ताशी, ताशी के साथ साथ मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के अलावा गया। ये वो जगह हैं जहाँ पर कंपनी की ज़मीनों को, चाहे वो कंपनी के द्वारा या चाहे कंपनी से समर्थित या चाहे कंपनी के संज्ञान के बगैर, 10,000 से भी ज़्यादा ऐसे रिकॉर्ड हैं जो सरकारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे कि कंपनी की ज़मीनों को बेच दिया गया या कंपनी ने सेटलमेंट में डाला लायबिलिटी ख़त्म करने के नाम पर। अब जब ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से की गई, अगर इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं हम, तो अगर हम ऑन एवरेज में इसको तकरीबन 7 लाख भी लेके चलते हैं तो तकरीबन 700 करोड़ के आसपास का बनता है ये वर्थ। अगर इसमें हम लायबिलिटी की बात कर लेते हैं मैक्सिमम, तो कितनी हम लायबिलिटी ख़त्म कर चुके हैं, ये तो एक बहुत बड़ा फिगर है।
खैर,